अरे भैया, ये गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मसला तो ये है कि आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे आने लगे। ये बंदा बड़ा एक्साइटेड हो गया कैमरे की बात सुनने के बाद। समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। उन्हें आशिकों की महफिल में एक बीमार तुम भी हो, है ना। तो दोस्तों, आज से लगभग ये बोल सकता हूँ कि 14 years ago I have started my career। मैंने लगभग 14 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, मैट्रिक कंप्लीट की। आई बिलोंग्स फ्रॉम, आपके यहाँ से बगल से ही बिलोंग करता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। अगर नागपुर विदर्भ में आता है तो छिंदवाड़ा भी विदर्भ क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। स्टेट अलग हो गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे अलग वाले हैं। क्या मेरे फादर बताते हैं कि नागपुर किसी ज़माने में मध्य प्रदेश की ही राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज से लगभग 14 साल पहले मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। आई बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और मध्यम वर्गीय परिवार में ना बड़े गजब की जिंदगी होती है, ये बीच वाले होते हैं। या मैं नहीं करता, कई लोग स्टेज में आए बोले बहुत गरीब परिवार से, कुछ लोगों ने बोला एक अच्छी फैमिली से, पर हम भाई उनमें से बीच में मिडिल क्लास वाले। मिडिल क्लास लाइफ का फायदा क्या है पता है आपको? मतलब जिंदगी में आपको 2 वक्त का खाना हमेशा मिलेगा, भूखे पेट आप कभी नहीं सोने वाले। लेकिन यह तय है कि आपको 56 भोग नहीं मिलने वाले, आप ज़्यादा अच्छे पकवान नहीं खा सकते। हर होली, दिवाली, दशहरा और जन्मदिन में कपड़े जरूर दिलवाए जाएंगे, और अक्सर वो कपड़े बढ़ते आम के होते हैं। लाइफ ऐसी होती है यार। आप में से कितने लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो? वाह, क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए इन सबके लिए। मेरी बात ना आप लोगों की यहाँ पे पहुंचेगी, दिल की बात है दिल तक पहुंचेगी। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। परिवार अक्सर एक ही चीज उसमें जीता था कि बच्चा जिस दिन पढ़ जाएगा उस दिन इसकी अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और जब परिवार में आपकी फैमिली एक गवर्नमेंट जॉब फैमिली होती है तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहकर व्यक्ति काला हो जाता है, वैसे ही अपने आसपास के माहौल को देखकर व्यक्ति उसी माहौल में रम जाता है। और चूंकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मेरे अंदर भी एक ही सपना था कि बड़े होकर सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। क्योंकि मेरे फादर कलेक्टर ऑफिस के अंदर है। जब मैं मैट्रिक का रिजल्ट लेकर उनके पास गया तो सबसे पहले मिठाई मैंने अपने शहर के असिस्टेंट कमिश्नर को खिलाई। अब आप किसी असिस्टेंट कमिश्नर से मिलोगे तो भैया आपका सपना चपरासी बनने का तो बनेगा नहीं। तो मेरा सपना भी कुछ सिविल सर्विसेज को लेकर बना। वहाँ पहली बार लाइफ में मेरा एक विजन, एक गोल, एक ड्रीम सेट हुआ कि यार जिस दिन मैं पढ़ाई कंप्लीट कर जाऊंगा ना, तो लाइफ में आगे बढ़कर मैं अपना करियर सिविल सर्विसेज में बनाऊंगा। ये मैंने सोच लिया था उस दिन, और लाइफ वहां से शुरू हो गई मेरी। और मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सोच और मिडिल क्लास पैसा। जैसे +1 कंप्लीट हुआ, +2 कंप्लीट हुआ, 12 कंप्लीट होने के बाद मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि हायर एजुकेशन के लिए तुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आसपास के माहौल का हिस्सा मैं भी बन चुका था। और आसपास का मेरा जो माहौल था, मतलब जिस मोहल्ले, जिस पड़ोस में मैं रहता था, वह एजुकेशन का कोई खास माहौल नहीं था। आजकल ना ज़माना बदल गया। गांव में बड़े अच्छे टॉपर मिल जाते हैं, शहर में पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। और मैं बिलोंग करता था शहर से। हमारी गली मोहल्ले में नेतागिरी बड़ी गजब चलती थी, मारपीट की बातें बड़ी गजब चलती थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल जोरों शोरों पे था। और आज भी मैं देखता हूँ मेरे उस पुराने मोहल्ले को, आजकल तो मैंने वो गली मोहल्ले छोड़ दिए हैं, वो पुरानी यादें हो गई है, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ। अब बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, पता है। और जिसने भी 10वीं 12वीं किया ना, कम से कम 4-5 साल तो दिल लगा के मेहनत की, और वहीं तक मेहनत की। उसके आगे वो उन्होंने मेहनत करने का मतलब उम्र ही निकल गई, अब क्या मेहनत करेगा आदमी। तो वहाँ से बिलोंग करता था मैं, तो मेरे फादर ने देखा कि यार माहौल का इसके ऊपर गलत असर ना पड़ जाए, तो हायर एजुकेशन के उन्होंने मुझे कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल भेज दिया। और वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग शुरू की। मेरे मन में ना बहुत सारे सपने थे उस समय जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल गया। और मेरे फादर की, मेरे फैमिली की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट जो अपने परिवार से बाहर निकला था पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि पहले हमारा परिवार, मेरे फादर बताते हैं, बड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। बड़ी गरीबी की जिंदगी थी हमारे परिवार की। और उस परिवार की जिंदगी गरीबी से थोड़ा मध्यम वर्गीय में इसलिए आगे थी क्योंकि हमारे फादर लोगों ने मेहनत बड़ी भयंकर की। तो वहाँ से निकल कर आगे आ गए थे, उन्हें उतने मौके नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जैसे तैसे उन्होंने। ही इज अ वेल एजुकेटेड गाय, मेरे फादर एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है। ही इज एमकॉम, 83 में एमकॉम किया था उन्होंने। अभी आजकल लोगों से बीकॉम नहीं निकल रहा है, कहीं से तो 12th नहीं निकल रही। ही वॉज अ टॉपर, वो टॉपर थे अपने बैच के। और वो टॉपर भी थे अपने बैच के, वो भी दुकान में बैठ के किराने की दुकान चलाते थे।
तो वहां से निकल कर आए थे। तो उन्होंने एक चीज देखी कि यार बच्चा है कुछ बेहतर कर जाएगा, तो उन्होंने ना बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे भोपाल भेज दिया। उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और यकीन मानिए यहाँ जो भी उस एज में होगा, हर व्यक्ति के परिवार से उनकी उम्मीदें बड़ी जुड़ी हुई होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखो मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए माइक है, और मैं तो वो आदमी हूँ जो कमजोर माइक से भी पूरा काम ले लेता। तो मेरी बात तो आप तक आ जाएगी, इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन आपकी बात मेरे तक आने के लिए आपके पास 3 चीजें हैं। पहला है यस, दूसरा है नो, और तीसरा है आपकी तालियां। तो इसके साथ आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग उठाकर अपनी कमाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा मेरे एजुकेशन में लगाने की सोच लिया। और उन्होंने उनकी उन उम्मीदों को साथ में लेकर, मन में ढेर सारे सपने लेकर मैं भोपाल पहुंच गया और पढ़ाई करनी शुरू हो गई। मुझे लगा जिस दिन इंजीनियर बन जाऊंगा, सिविल सर्विसेज में नहीं भी लग पाए तो भी इंजीनियर है, 20-25 हज़ार की नौकरी तो लगी जाएगी, ये मुझे लगता था उस समय। लेकिन जब मैंने आसपास का माहौल देखा, तो जैसे मेट्रो सिटी नागपुर है वैसे मेट्रो सिटी भोपाल है। वहां पता चला, क्योंकि कुएं का मेंढक पहली बार समुद्र में आया था, तो पता चला कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज डूइंग इंजीनियरिंग। मैं अकेला थोड़े हूँ कि यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, और भैया लाखों लोग हैं, पूरे इंडिया से पढ़ने आते हैं लोग। और जिसको महाराष्ट्र में थोड़ा महंगा लगता है इंजीनियरिंग, वो भी भोपाल आ जाता है। तो थोड़ा महंगा है यहाँ पे, अपने थोड़ा बजट में मिल जाता है, तो उसके चक्कर में आ जाता। तो दिखाई दिया कि यार अपन अकेले तो है नहीं, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उसमें से एक अपनी सा वो अपन भी है। क्योंकि जिस रूम के अंदर मैं रहता था, जिस फ्लैट में मैं किराए से रहा करता था, वहाँ पे 5 लोग थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। जिस बिल्डिंग में मैं, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, उस अपार्टमेंट में 32 लोग थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। जिस मोहल्ले के अंदर मैं रहता था, मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, वो 3-4 एरिया के लोग उसी मोहल्ले पड़ोस में रहते थे। और जिस भोपाल शहर में पढ़ता था, मुझे लगता है कि कम से कम 10 लाख से ऊपर इंजीनियरिंग के बच्चे थे। मतलब वहाँ के लिए तो ये बात तक फेमस हो गई थी कि यहाँ अगर पत्थर फेंक के भी किसी को मारोगे ना, तो वो किसी न किसी बेरोजगार इंजीनियर को लगेगा। ये बात आ गई। नागपुर में लगता है मुझे कि नर्सिंग वाले किसी बच्चे को लगेगा, मेडिकल वाले किसी बच्चे को लगेगा। यहाँ मेडिकल का हब ज़्यादा है, सही बात है। तो दिखाई दे रहा था कि यार बॉस कर तो रहे हैं इंजीनियरिंग, लाखों रुपए खर्चा तो हो रहे हैं, परिवार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जा रहा है, लेकिन करियर की पिक्चर क्लियर नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रास्ते की तलाश में थे। मतलब कई बार हम देखते हैं, मैं ऋषि से कल बात कर रहा था, सलामी मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मुझे बता रहा था कि सर हमारे यहाँ ना नागपुर में हम देखते हैं हमारी टीमों के अंदर लोगों के साथ बड़ा आशिकी का भूत चढ़ा होता है। मैडम ने सही बोला, मुझे ऐसा लगता है कि साला अपन लोगों ने टाइम पास किया, आशिकी तो ये लोग करते हैं, और इनकी आशिकी में कहाँ पहुँचती है, 2, 4, 5, 6 साल के बाद ये मामा और मौसी बन जाते हैं। मामा मौसी बनने में टाइम थोड़ा लगता है अगर आप अपने करियर के ऊपर ध्यान ना दो। जिसको मेरी बात देखो, जिसको मेरी बात समझ में आई होगी वो तालियां बजा सकता है, जिसको नहीं आई हो घर में जाकर आराम से सोचना, समझ में जरूर आएगी। क्या इंडिया के अंदर ना मामा और मौसी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को, क्योंकि जब आपको करियर नाम की पिक्चर को थोड़ा सा बनाना होता है, उस रील को खींचना होता है ना, तब लोग आशिकी के भूत में चढ़ जाते हैं। क्योंकि जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं आशिकी के पीछे। और उनसे पूछो भैया क्या हुआ, तो बोलता है कोरोना आ गया था जी, इसलिए बेरोजगार बैठे हैं। तो अपन भी आशिकी में थे, लेकिन साथ में करियर के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे कि भाई करियर बनाना है, तो किसी रास्ते की तलाश में थे। और ऊपर वाले अक्सर दुआ करते थे, हे ऊपर वाले कोई मौका दे, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, मैं तेरे दिए हुए मौके को रिजेक्ट गलती से भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक मौका दे दे। और मेरी लाइफ बनाने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और मुझे बहुत आगे लेके आने के लिए मेरे सामने द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी ड्यूस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आया टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद सिंह। और जब ये मेरे सामने आया, एट दैट टाइम आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि घर से लिमिटेड पॉकेट मनी आता था 10-12 हज़ार। उस जमाने में पिताजी की सैलरी थी। 2009 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू की थी, 2010 में मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्रोजेक्ट मिला। ना 6वां वेतन आयोग लगा था, 7वां वेतन आयोग लगा था, और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी। महाराष्ट्र से तो कम ही सैलरी थी जी। अभी सैलरी कम थी, 10-12 हज़ार टोटल सैलरी हुआ करती थी, जिसमें से 5 से 6 हज़ार महीने का ऑलरेडी मेरे कॉलेज की फीस लगा करता था। 64,000 रुपये कॉलेज की फीस थी उस जमाने में, और साथ में 3 से 4 हज़ार रुपये मुझे मंथली रहने के लिए मिलता था। मतलब अपनी कमाई का 80 to 90% हिस्सा वो ऑलरेडी मुझे भेज रहे थे।
बड़ा मतलब गजब का टाइम था वो 3,000 रुपये महीने के मुझे मिलते थे। जब शुरुआती टाइम में जब वो आता था ना 4 या 5 तारीख को फादर की सैलरी मतलब जब उनके अकाउंट में डलती थी, क्रेडिट होती थी, वो थोड़ा पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवा देते थे। तो जब वो क्रेडिट करवाते थे ना तो अपने से बड़ा कोई रईस नहीं। लेकिन बाद में देखो तो कैलकुलेशन करने को पता चलता था कि वो 3,000 रुपये में 1250 रुपये कमरे का किराया है, 1200 से 1500 रुपये मेज का खर्चा है, और 200-300 रुपये 400 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मिले हैं कि कभी कॉलेज की बस छूट जाए तो भैया मुझे कॉलेज गैप ना मारना पड़े, मैं ऑटो पकड़ के चला जाऊँ। ऑटो मतलब भैया वो बुकिंग करके नहीं, ओला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो 10 वाली ऑटो जहाँ पे अपन 2-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके ऊपर अगर घर वालों से सवाल कर दो, पापा 200 और डाल देते, पापा दिखाई देना चाहिए पैसा, कुछ नहीं, वो मोबाइल में बैलेंस नहीं। अब आज के ज़माने में धड़ाधड़ जियो आ गया है, उस ज़माने में था नहीं। और 4G छोड़ो, 3G नहीं था, 2G का नेटवर्क भी भोपाल में कई बार हमारे कमरे में नहीं मिलता था। तो वापस बोलो 200 रुपये थोड़ा सा वो मोबाइल में बैलेंस, किससे बात करनी है तुमको? अब कैसे बता दें किससे बात करनी है? हम बोले आप ही से तो बात करनी होती है, घर में फ़ोन लगाना पड़ता है ना। तो बोले कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन लगाने की, तुम मिस कॉल करो। वो मिस कॉल का ज़माना था, बोले मिस कॉल करो, हम खुद रिटर्न कॉल करेंगे। तो ये आलम था। वो 3,000 रुपये ना आने के पहले ही खत्म हो जाते थे। अब वहाँ पर बात आ रही थी 11,000 रुपये, अभी तो 15,000 वाला पैकेज भी आ गया। तो 11,000 रुपये बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन एक चीज समझ में आई कि बॉस पैसा नहीं है इसलिए तो करना है जी। और शादी किसकी करवाओगे? जिसकी नहीं हुई उसकी है, जिसकी पहले से 4 है उसकी है। और पैसा नहीं है इसलिए तो करना है, और घर के हालात उतने अच्छे नहीं है इसलिए तो करना है। ये बात मेरे समझ में आ गई और मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया। मेरा पहला और अंतिम जुगाड़ घर ही था, मेरे पास और कोई जुगाड़ था नहीं है ना। मैं इसके जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भी पढ़ाई करी थी इसके घर से, ये थोड़ा सा मेरे से बेटर थी, लेकिन उसके बाद भी 11-12 हज़ार रुपये कहाँ से दे? तो स्वाभाविक सी कहानी है, मैंने घर से पैसे का जुगाड़ किया। मेरी फैमिली एग्री नहीं थी अगर रिड्यूस ऑफ की बात करता, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे कमाने के लिए नहीं बोला था। उनका सीधा सा कहना था कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई करो, और तुम्हें जैसे पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो अच्छी सरकारी नौकरी करो। वो सरकारी नौकरी बड़ी गजब की चीज़ है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। किसके साथ है? और जब तक दवाई नहीं तब तक, और ये वैक्सीन आई है दवाई नहीं आई है। कोई लोग वैक्सीन को ही दवाई समझ लेते हैं, समझे? वो टीका है दवाई नहीं है। ऐसा नहीं कि टीका लग गया तो कोरोना नहीं होगा, होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है ना। और अभी नागपुर में तो हाहाकार मचा हुआ था, मतलब बोल सकते हैं कि गुजर रही थी जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, अपने ही हो गए थे बीमार जरा से जुकाम से। गुजर रही थी जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो गए थे जरा से जुकाम से, और सारी कायनात में एक ऐसी बीमारी की हवा हो गई, और ऐसा समा आया जहां दूरियां ही जहां दवा हो गई। ऐसा टाइम गुजर रहा था, और सरकार अक्सर बोल रही थी, चाहे वो ठाकरे साहब की हो चाहे मोदी साहब की होगी, सरकार हमारे साथ है। और आपके पास जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको हाथ धोते रहना। सही बात है? बोला था ऐसा कुछ? कभी नौकरी से हाथ धो लो, कभी व्यापार से हाथ धो लो, कभी कॉलेज से हाथ धो लो, कभी स्कूल से हाथ धो लो, कभी पैसे से हाथ धो लो। और जिसको कोरोना हुआ उससे पूछो उसने कहाँ से हाथ धोया। फिर कभी माँ बाप से हाथ धो लो, कभी बच्चे से हाथ धो लो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सरकार हमारे साथ है। आपको सिर्फ हाथ धोते रहना है। ऐसी सरकार के भरोसे मैं नहीं बैठना चाहता, ऐसी सरकार के भरोसे मैं नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मेरे फैमिली को लगता था कि ऐसी सरकार के भरोसे बैठे। और आज का जमाना कंपटीशन का है, लेकिन मैं उनको ये बात ज़्यादा नहीं समझा सकता था। तो मैंने खुद ही समझ लिया कि भैया उनकी उम्मीदें पूरी करनी है, करियर बनाना है, करियर होता है। सोच में बहुत ज़्यादा किसी की बदल नहीं सकता, क्योंकि आज की दुनिया में भी जब गूगल के CEO सुंदर पिचई घर लौटते हैं और उनके किसी मित्र की अचानक मुलाकात होती है और वो आके उनकी माँ के पैर छूते हैं और बोलते हैं सुंदर तो बड़ा आगे निकल गया जी। कहाँ आगे निकल गया? और क्या बात करते हो जी, इतना आगे निकल गया, गूगल का CEO है, फलाना ठिकाना। मम्मी क्या बोले, थोड़ा सा पढ़ाई और कर लेता ना तो नालायक की सरकारी नौकरी लग जाती। ये वाला आलम है। अब वो भारत सरकार की GDP से ज्यादा कमाता है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी लगेगी तब कामयाब माने जाएगी। क्या कर ले, इंडिया की सोच ऐसी है कि आपने तरक्की कितनी भी कर ली हो, आपको कामयाब तभी माना जाएगा जब आप सरकारी नौकरी में लग जाते हैं।
सही बात है। मतलब मैं ऐसी सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहता था, तो मैं एक रास्ते की तलाश में था। मुझे समझ में आया, मैंने एडजस्ट किया, मैंने शुरुआत कर दी और डिसीजन मेरा सेल्फ था। और मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे करके दिखाना होगा, तब मेरे माँ बाप मानने वाले हैं। उसके बगैर ना मेरे माँ बाप मानने वाले हैं, ना मैडम के माँ बाप मानने वाले हैं। सही बात है। तो ये बात मुझे क्लियर समझ में आ गई, मैंने शुरुआत कर दी। और जब मैंने शुरुआत की तो बिजनेस मेरा लगातार बढ़ाने के लिए जब मैं मार्केट में गया तो बड़ी मजे वाली बात थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग बोलते थे तुम देते क्या हो, पैसा किस बात का ले रहे हो, हैं? कौन सी स्कीम है ये, ऐसा कैसे करोड़पति बन जाएगा कोई, हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाए उसके बावजूद कुछ नहीं आया, और यहाँ तुम 12-15 हजार रुपए लगा के बोलते हो कि करोड़पति बन जाएंगे। ये कैसा काम है, ये कैसा सिस्टम है। मैं बता रहा नहीं, ऐसा कुछ होता है बहुत बड़े है, बोलने से क्या होता, कुछ नहीं होना, मेरी चलने वाला, हमने बहुत देखा, बहुत देखे बैठे हो। हम बोले नहीं देखिए आपने देखा होगा लेकिन ये अलग है, ये चलता है। लोग बोले कोई नहीं आने वाला, दो जुड़ जाएंगे तो तब बताने, दो नहीं बनने वाले। लोगों ने तरह तरह के सवाल किए मुझसे, और किस्मत अपन भी ना, अपने पास जवाब भी नहीं था। जवाब था नहीं तो कोई आता नहीं था। बाद में समझ में आया कि सीखना पड़ेगा, सीखना शुरू कर दिया, लर्न करना शुरू कर दिया। और जब सीखना शुरू किया तो लोग आने लगे। लोगों ने सवाल किया कि क्या देता है ड्यूस ऑफ। मैंने कहा आज की इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत कंप्यूटर एजुकेशन देता है ड्यूस ऑफ। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, लोग KG1 से लेकर 12 तक पढ़ गए, हर क्लास में एक सब्जेक्ट था इंग्लिश का, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो इंडिया में इंग्लिश से ना डर था किसी को नहीं लगता हो। माँ बाप से ना डर मेरे को लगता है इंग्लिश से लगता है लोगों को, लेकिन दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसके बगैर चलना नहीं है तो वो देता है ड्यूस ऑफ। और एक बच्चा जो मेरी तरह क्लास का टॉपर रहा हो लेकिन स्टेज के नाम से डर लगता है, लोगों के सामने बात करने में डर लगता है। कि आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं ना, बड़े फुद्दू से होते हैं, डरपोक से। मैं जिंदगी में कभी स्टेज में नहीं आया अपनी स्कूल लाइफ में। मेरे को याद है आज भी, एक बार मेरे टीचर से नहीं अभी नहीं, तुमको नाटक करना पड़ेगा, नाटक में तुमको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो मैं नाटक का हिस्सा बना और मैं गया स्टेज में, वापस आके लोग बोले यार तू नाटक का हिस्सा था, तू था कौन? बोले वो सब्जी वाली का जो रोल किया था वो मैं ही था मेरे भाई। मैं गया भी सब्जी वाली बन गया था ताकि कोई पहचान ना पाए, इतना डर लगता था। आज भी ध्यान है मुझे। तो वो बंदा जिसे स्टेज से डर लगता है, लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, वो बंदा 10,000 लोगों के सामने भी दहाड़ के बोल दे ये चीज सिखाने का लेता है ड्यूस ऑफ पैसा, बाकी किसी चीज का नहीं लेता।